नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा ने एक तो पहाड़ का पूरा सिस्टम खराब कर दिया है। इतना ज्यादा ट्रैफिक कि अब दिल्ली या दूसरे शहरों में रह रहे पहाड़ के लोग अपने गांव जाने की से भी डरने लग गए हैं कि आखिर गांव कैसे जाए। हरिद्वार की तरफ से निकलोगे तो भीड़, कोटद्वार की तरफ से निकलोगे भीड़, आप रामनगर की तरफ से निकलोगे भीड़। आखिर ये भीड़ इतनी किसने जुटा दी है कि पहाड़ के लोगों का जीवन नरक कर दिया गया है। और इसके अलावा और कि हेलीकॉप्टर की लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। 5 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन खबर यही नहीं है। यदि आप देहरादून जाए, जो उत्तराखंड की राजधानी है, चाहे अस्थायी है लेकिन राजधानी वही है, उसमें खलंगा जगह है, वहां पे खुलेआम कुछ माफिया जंगलात की जमीन को कब्जाने लगे हैं। और यदि और आगे चली जाए पौड़ी की तरफ तो एक ये आती है खबर कि एक सड़क बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसके बाद जो मशीन होती है जो सड़कें काटते हैं, उससे एक युवक की हत्या कर देता है। आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है? और दूसरी तरफ दिल्ली में खबर आती है कि दिल्ली में उत्तराखंड के दलाल जो दलाली करवाने बड़े बड़े नाम, उनको ईडी पकड़ती है और उसमें सर्वोच्च व्यक्तियों के नाम आते हैं जो प्रशासन में बैठे हैं। और उसके बाद कुछ नहीं। और लेकिन अजीब बात यह है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो लगता है कि सो गई है। उसे अब इन भ्रष्टाचार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और यूकेडी तो पता नहीं कहां चली गई। और भारतीय जनता पार्टी को क्या, उनको तो पता है कि फिर मोदी आएंगे, उनको जिता जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो हिंदू हिंदू कर देंगे, हिंदू मुस्लिम, और जीत जाएंगे। लेकिन आखिर ये उत्तराखंड राज्य क्या इसलिए बनाया गया था कि जो 40 लोग मरे थे, जिनको मुलायम सिंह के पीएसी और पुलिस ने मार डाला था, हत्या कर दी थी उनकी, क्या राज्य इसीलिए बनाया गया था? ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को NS TV को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं। और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की। अब तक ये जो इस साल की 2025 की 4 धाम यात्रा हुई है, उसमें 5 दुर्घटनाएं हुई हैं और अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं। मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किए मैं आपको बताता हूं। एक तो 8 मई को उत्तरकाशी में हुई थी, 6 लोग मरे थे। इसके अलावा 7 जून को रुद्रप्रयाग के बड़ासू में हुई थी, जब राजमार्ग पर एक हेलीकॉप्टर वहीं पे उतर गया था। इसके अलावा 15 जून को तो यह भी रुद्रप्रयाग में ही हुआ है, गौरीकुंड के पास, जिसमें 7 लोग मारे गए। इसके अलावा 2 और घटनाएं हुई हैं। और यदि पिछले 12 वर्षों की हम बात करें तो लगभग 15 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें 40 लोग मारे जा चुके हैं। अहमदाबाद में एक दुर्घटना होती है और सारा देश चिंतित होता है, होना भी चाहिए। दुर्घटना थी, बड़ी थी, बहुत लोग मारे गए। लेकिन एक व्यक्ति की भी यदि इस तरह की दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है तो उस पर भी वैसी चिंता होनी चाहिए। और उत्तराखंड में इस 4 धाम यात्रा में अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की कहीं दिख नहीं रही कि इन चीजों पर उठाए। यदि आप ताज्जुब करेंगे कि हो क्यों रहा है, वहां पे जितने भी हेलीकॉप्टर चल रहे हैं वो एक तो मनमाना पैसा तो वसूलते ही हैं, उनके फेरे भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इसमें जो मुख्य बातें आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि DGCA और अन्य जो नियामक हैं, यानी जो कंट्रोल करते हैं इस सर्विस को, चाहे स्टेट की एविएशन डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो या जो भी है, ये बिल्कुल लापरवाह है। इसके अलावा तकनीकी खराबी, ये कारण होता है। सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर भी होते हैं, मौसम की अनदेखी करते हैं। इसके अलावा ये जो भी मापदंड होते हैं, मानक है, तय है कि इतने साल इनको चलना चाहिए, इतने समय पे मरम्मत या रखरखाव के होनी चाहिए, सर्विस हो जानी चाहिए, या इतना वेट इसमें जाना चाहिए, उसका ये अनदेखी करते हैं। जल्दबाजी करते हैं क्योंकि भीड़ है, यही टाइम है सीजन कमाने का, तो जितने लोगों को ठूसो, जितनी जल्दी दौड़ाओ ले जाओ। इसके अलावा पायलटों को थकान रहती है, अब वो ज्यादा फेरे, हालांकि बीच बीच में इन पे अंकुश भी लगता है कि इतने % फेरे कम करो, इतने टाइम तक करो, लेकिन फिर
कुछ दिन बाद वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं, और इससे पायलटों को थकान रहती है, नींद पूरी नहीं होती, और कई बार दुर्घटनाओं का एक कारण भी बनता है। आराम उनको जितना मिलना चाहिए वो नहीं होता। इसके अलावा ये भी है कि उनको जो दबाव है सबसे ज्यादा, कि ज्यादा लोग जाओ, ज्यादा कमाओ, ये दबाव से बुरा। इसके अलावा उच्च हिमालयी क्षेत्र एक में जो दबाव होता है, एक सीधी बात समझ लीजिए, यदि दिल्ली के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो वो समुद्र तल पर देखिए कितना ऊपर जा रहा है, 1000 मीटर, 1000 मीटर, इससे ज्यादा 2000 मीटर इतना जाएगा। लेकिन हिमालय के जो उच्च पहाड़ है वो तो ऑलरेडी ऊपर है, तो उतने के भी ऊपर उनको उड़ना है, तो ये समझ लीजिए वो कितने ऊपर होंगे यहाँ पे। यदि हम दिल्ली के हिसाब से देखें तो वो उस हाइट पे उड़ते हैं जितना यहां जहाज दिखता है, यानी वो जमीन से 2, 3, 4 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे होते हैं। दिल्ली के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, वहां आपको लिखेगा कि ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन दिल्ली के हिसाब से, समुद्र तल के हिसाब से बहुत ऊपर होते हैं, तो उन पर दबाव ज्यादा होता है, हवा का दबाव है, टेक्निकल भी चीजें होती है। तो ये चीज पर यह है कि इसका मतलब उनको उसी हिसाब से चलाया जाना चाहिए कि कम व्यक्ति होने चाहिए। यदि आप यहाँ हेलीकॉप्टर में 10 लोग बैठ सकते हैं तो वहां 8 ही होनी चाहिए, तरीका कुछ होना चाहिए है भी, लेकिन ये मानते नहीं है। इन तमाम देखो कि अनदेखी का कारण है कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर हम कुछ काम करेंगे, ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वहां हेलीपैड बना दिए हैं, वो वहां पे पर्यावरण को भी नष्ट कर रहे हैं और सब कुछ का। यदि एक और बात है, इनको जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको इन्होंने पर्यटन स्थल के तौर पर बना दिया है। आखिर ऐसा क्यों? यदि आप धर्म स्थल पे जा रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति की तरह जाइए, जैसे लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, वैसे क्यों नहीं जाते? इतनी जल्दी क्यों है? हेलीकॉप्टर से ही जाना है तो फिर आप टूरिस्ट जगहों पे जाइए, वहीं क्यों जा रहे हैं? इस पर भी मुझे लगता है कि पूरा इस पर बैन लगना चाहिए। जहां पर्यटन है वहां करें, इस पे होना चाहिए। अब ये बात है खलंगा की। आपको खलंगा मैं बता दूं, खलंगा एक ऐसी प्रसिद्ध जगह है जहां पर जब गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल तक पूरा गोरखा राज था, तो वहां पर एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, नेपाल का, गोरखा का। और उस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे और उसके बाद ही गोरखों को वापस अपने नेपाल चले जाना पड़ा था। ये वही इसी इलाके की मैं बात कर रहा हूं जहां पे ये भूमाफिया इसी 40 बीघे पर बाउंड्री कर दी थी और पूरा वहां गेट लगा दिए और कब्जाने की बात थी। लेकिन वहां के जो पहाड़ प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी या जो लोग अवैध कब्जों के खिलाफ हैं, वो लोग सड़कों पे आए और उन्होंने इसको रोका। लेकिन मैं देख रहा था बहुत सी वीडियो जिसमें वहां के डीएफओ के पता नहीं है कि उनकी लैंड है, वो ये कह रहे हैं कि राजस्व विभाग से पूछेंगे। तो आखिर इतनी भी पता नहीं कि हमारी लैंड कौन सी है, या अपने फिगर देख लेते कि हमारी लैंड कहां कहां बनती है, हमारा वन क्षेत्र कहां है। अद्भुत है ऐसे ऑफिसर। उनका जो मंत्री वो करे जांच के आदेश दिए, मुख्यमंत्री वहीं बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी वहीं बैठते हैं, पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर वहीं बैठते हैं, वन विभाग के डीएफओ सब वहीं बैठते हैं। इसके बावजूद यदि देहरादून जहां राजधानी है उत्तराखंड की, चाहे वो अस्थायी है लेकिन राजधानी है, वहां पर ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? और ये कोई साहब अशोक अग्रवाल है, हाँ अशोक अग्रवाल, और कोई अनिल शर्मा था हरियाणा का, इधर गुड़गांव वगैरह का शब्द था, वो वहां पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, लोगों की नजर पड़ी। और उसके बाद लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, वो बताने की जरूरत है। इन तमाम जो जंगल, कभी मैं जब देहरादून में खुद पढ़ा हूं डीबीएस कॉलेज से, मैं वहां से मैंने डीबीएस से मैथमेटिक्स से एमएससी किया था, उस दौरान पूरा देहरादून हरियाली थी। अब जब मैं देहरादून आता तो मैं देखता हूँ यार यहाँ तो जंगल था, मकान कैसे बन गए। वास्तव में एक बड़ा खेल हुआ उस दौरान। पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, दूसरे मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी, और तीसरे मुख्यमंत्री बने जब सरकार चुनी गई। ये पहले वाले तो उत्तर प्रदेश से जो विधायक उस वहां की विधानसभा के लिए चुने थे, एमएलसी एमएलए, वो इनको बनाकर बनी गई थी जो मैंने नाम गिना। और तीसरी जब पहली सरकार चुनी गई उसमें एनडी तिवारी बने। ये मुझे बताया गया कि बहुत से लोगों ने उन दिनों जब वह राजधानी देहरादून बना दी गई, अस्थायी राजधानी लेकिन राजधानी बनी, बहुत से लोगों ने पटवारी,
कानूनगो या राजस्व विभाग के जितने भी ऑफिस थे तो उनको पटाकर अपने नाम पर बहुत सी जमीन लिखा दी और उसके बाद वो सो गए, यानी छोड़ दिया उन्होंने, कुछ नहीं, कागजात में पड़ गया, भूल गए, जंगल राज सब कुछ रहा। अब जब वहां की जमीन सोना उगलने लग गई तो ये लोग आए, बहुत से, एक नहीं अग्रवाल नहीं, बहुत से लोग हैं जिनके नाम पे जमीन आपको इसी तरह के नाम है, जिनके नाम पे जिस तरीके के जंगल उनके नाम पे पड़े हैं राजस्व विभाग में। और ये सब पहले के 3 मुख्यमंत्री जो नाम बताए, चाहे नित्यानंद स्वामी हो, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे एनडी तिवारी, मुख्य तौर पर इनके शासनकाल में ये जमीनें अपने नाम लोगों ने लिखवा दी थी। यदि इनकी इंक्वायरी हो तो सब सामने आ जाएगा, क्योंकि पता चल जाए कि 50 साल पहले ये जमीन किसकी थी और ये राज्य बनने के दौरान की थी। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस तरीके की बातों पर इनकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। और एक बात और समझने की, यदि आप उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चले जाएं और वहां पे यदि कोई व्यक्ति अपने खेत के किनारे पर जो पेड़ है यदि उसको काटना चाहता है या अपने घर में कुछ पेड़ इस तरीके से बेतरतीबी से बढ़ गया है कि वो घर को या कुछ भी मुश्किल बाधा कर रहा है, उसको काटना चाहता है, तो उसके लिए भी वन विभाग से परमिशन चाहिए। यदि घर के लिए इमारती लकड़ी चाहिए तो चीड़ का पेड़ चाहिए तो उसके लिए भी बाकायदा अर्जी जाती है और तब वन विभाग दे देता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है कि पेड़ काटने की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस मामले में जो मैं खलंगा की बात कर रहा हूं, यहां पे बहुत से पेड़ काट दिए गए, कोई परमिशन नहीं ली गई। आखिर सवाल, एक पेड़ कैसे काट दिए गए? बहुत से इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी 1 आध साल पहले की ऐसी घटना थी। एक बड़े नामी नेता के नाम पर आरोप लगा था, उसे पूरा वहां जंगल कटवा दिया था और अपना रिसोर्ट वगैरह कुछ बना दिया था। और भी जगहों में ये लोगों ने जो जिस तरीके से वहां पे ये छोटे होटल या गेस्ट हाउस या रिसोर्ट बनाने की जो परंपरा चली है, ये तमाम पेड़ों को काट रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई है नहीं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, इसके अलावा वहां खनन माफिया तो है, जिसका कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। आखिर हो क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले भी कहा, लगातार कहूंगा, आगे भी कहूंगा कि गढ़वाल रेंज का जो कमिश्नर है वो देहरादून क्यों बैठता है? मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव क्यों बना रखा है? विनय कुमार पांडे, समय ऐसे कुछ नाम है उनका, वो पौड़ी में क्यों नहीं रखते? पौड़ी में जितने भी ऑफिस हैं कमिश्नरी के, वो ऑफिसर पौड़ी में क्यों नहीं बैठते? वो देहरादून क्यों बैठते हैं? लेकिन अजीब बात है कि कांग्रेस जो उत्तराखंड की विपक्षी पार्टी है उसको ठीक ही कहते हैं कि मित्र पार्टी है। बहुत से मुद्दे उठते हैं, कहीं मैंने कांग्रेस को इस चीज में खंगला में नहीं देखा कि वो इस मुद्दे को उठा रही है। एक और बात आई थी कि दिल्ली में एक बहुत नामी दलाल पकड़ा गया था, ईडी ने उसको पकड़ा था। मैंने बाकायदा मेरे चैनल में आप उसको देख सकते हैं, अकेला मैंने ही उसको बनाया था। उत्तराखंड के किसी चैनल या किसी यूट्यूबर ने या किसी अखबार ने कुछ नहीं लिखा, हिम्मत ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सोशल मीडिया में, वो इसमें एक लाइन उन्होंने नहीं लिखी। इसका मतलब साफ यही है कि इनको भी कुछ ना कुछ इनकी सेटिंग कहीं है, यानी मित्र विपक्ष का काम कर रही है कांग्रेस। और ऐसी ही रहेगी कांग्रेस तो फिर कांग्रेस को लगता नहीं कि वो फिर चुनाव जीतेगी। और यूकेडी की तो बात ही करें, यूकेडी कभी कभार कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब यूकेडी को कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह की जो घटनाएं उत्तराखंड से या उनकी सूचनाएं हमें आ रही हैं, वो एक दुखी करने के लिए काफी है, बहुत दुखी कर लेती है, खासतौर पर वो लोग जो पहाड़ से मैदान। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार, मुख्यमंत्री धामी इस पर कुछ एक्टिव होंगे। उनको यूसीसी या जो और भी उन्होंने कुछ कानून जो बनाए हैं उनकी बजाय इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ,
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।